मॉर्निंग सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और अगले 1 घंटे जिन मुख्य खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो रहने वाली है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, यानी कि मोदी सरकार के जो 11 साल पूरे हुए हैं उसमें आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार बताने वाले हैं कि मोदी सरकार के 11 साल किस तरीके से रहे हैं, कितने उपलब्धियों से भरे रहे हैं और बताएंगे कि जनता पे कितनी खरी होती हुई है ये सरकार। इसके साथ साथ खबरें होंगी उत्तर पश्चिम भागों में इस समय लू का प्रकोप है, आसमान से बरस रही है। आपको बताएंगे कि आपके शहर में किस तरीके का है मौसम का हाल। साथ ही साथ आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य ये भी आपको बताएंगे। विदेश मंत्री की बेल्जियम यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ खबरें होंगी जब अंतर्राष्ट्रीय जगत से, तो बताएंगे कि कैलिफोर्निया इस समय क्यों ट्रंप के खिलाफ है और क्यों लॉस एंजलिस इस समय सुलग रहा है। अखबारों की सुर्खियां भी होने वाली है, तो पूरा 1 घंटा पावर पैक शो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएंगे उपलब्धियां। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। अपनी यूरोप यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, प्रवासी भारतीयों के साथ किया संवाद। 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड के साए में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और मौसम की खबरों में देश के उत्तर पश्चिम भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। तो इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस पूरे कार्यकाल में किस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जनता पर कितनी खरी है ये सरकार और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं ये 11 साल। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है। इस तरह की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आज भी एनडीए सरकार में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहने वाला है। इन सभी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार का सफर देश को तरक्की की राह पर तेजी से आगे ले गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो सामाजिक योजनाओं के दम पर इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, जिसका लाभ देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोग भी उठा रहे। देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल का वक्त पूरा हो रहा है और इस बीच बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा देश कल्याण गरीब तबके निम्न वर्ग के लिए चलाई गई है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2.0 वर्जन जो है वो चल रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री का सपना है कि इसमें 2,95,00,000 आवास जो है वो लोगों को बनाकर आवंटित किए जाए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी 11 सालों में अब तक 1,06,000 के करीब मकान जो है इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं और 2.0 के तहत अब तक 2,17,000 के करीब आवेदन जो है वो 2024-25 में प्राप्त हुए हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने लोगों को अपना खुद का आशियाना तैयार करने का सपना साकार करने का मौका दिया और आज देश भर में करोड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत भारत के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को उनके सपनों का आशियाना मुहैया करवाने के उद्देश्य से की गई थी और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक पिछले 11 वर्षों में 1,06,000 आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से 96,268 ग्रामीण क्षेत्रों में और 10,000 के करीब शहरी क्षेत्रों में आवंटन हुए हैं। इसके साथ ही आवास योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में अब तक कुल 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं पूरे देश में साल 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें करीब 2,95,00,000 से ज्यादा आवास प्रदान किया जाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त निदेशक सोनिया ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और हिमाचल में भी बढ़ चढ़कर लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए मदद दी जाती है, जिसमें प्रदेश में अभी तक लगभग 1,06,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 96,000 के करीब लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर का सपना पूरा कर चुके हैं और लगभग 10,000 लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इसमें जो मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख के करीब है और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि मकान बनाने की लागत ज़्यादा है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में ये आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपना आशियाना तैयार करने में मदद मिली है। हमें प्रधानमंत्री जी आवास योजना का बहुत लाभ हुआ है। विनती करूंगी कि जिसका भी अपना घर बनाने का सपना है वो इसको आवास योजना लेकर उसको साकार करे और हमारे को प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये योजना चलाई और गरीबों को बहुत सहायता दी है इसको चला के। हमने जो मकान अपना बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया है। हमारे पास पैसा ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक आवेदक के पास पहले से किसी भी तरह का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के आवेदक की आय सालाना 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हर किसी का सपना होता है एक घर का, एक मकान का, एक छत का और उसी सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना नए आयाम लिख रही है। करोड़ों लोग आज अपने आशियाने में रह रहे हैं बतौर इस योजना के। हिमाचल प्रदेश में भी काफी लाभार्थी है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने पक्के मकान बनाए हैं और आज अपने आशियाने में रहकर अपना सपना जी रहे हैं। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका वर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर ली है और मोदी सरकार 3.0 की बात करें तो इसकी पहली वर्षगांठ भी कल मनाई जा चुकी है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इन 11 सालों का उत्सव मनाने के लिए बीजेपी केंद्र शासित राज्य जो हैं और केंद्रीय मंत्री जो हैं वहां उत्सव मनाने का पूरी प्लानिंग तैयार कर रही है। पूरा मेगा इवेंट है। कहां कहां किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगे सिलसिलेवार तरीके से ये आयोजित किए जाएंगे? भावना, देखिए, कल से इस बात की शुरुआत हुई है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत की और तमाम उपलब्धियों को सामने रखा। एक प्रदर्शनी जो बीजेपी मुख्यालय में लगाई गई थी, उसका उद्घाटन भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। देश भर में इस तरह की प्रदर्शनी बीजेपी के कार्यालयों में लगाई जाएगी। उसका उद्घाटन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला है। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करने वाले हैं। इस तरह की प्रदर्शनी कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर भी बीजेपी कार्यालयों में लगाई जाएगी और कल से ये एक अभियान चला है। 9, 10 और 11 3 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, गोष्ठियां होंगी, प्रोफेशनल्स के साथ बैठक होगी और उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा। कल इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि ये पारदर्शी और असरदार सरकार रही है। 2014 से पहले आप देखें तो करप्शन के आरोप लगते थे। उन्होंने कहा कि उसका वो ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी तो देश को एक पारदर्शी, असरदार, समावेशी और सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार मिली है। यही वजह है कि 27 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। आप दुनिया के तमाम देशों में देखें तो उतनी आबादी नहीं है जितने लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है 11 सालों में मोदी सरकार की योजनाओं के जरिए। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य वितरण स्कीम है। इस तरह की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच ले जाने का काम मोदी सरकार करेगी और उसके जो मंत्री हैं, भाजपा संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, खास बात है कि ये बताया जाएगा कि 2047 की नींव रखी जा चुकी है विकसित भारत की और उस पर अब मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ने वाली है। आवास योजना में तो विस्तार हुआ ही है, सबको पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। शौचालय के जरिए स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया गया है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजना है, चाहे वो बेहतरीन सड़कें हो, रेल लाइन का विस्तार हो, नई नई रेलगाड़ियां हो, इन सब की बात की जाएगी। और कैसे सहारा दिया गया है आयुष्मान के जरिए 70 साल के सभी बुजुर्गों को शामिल करके 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा देके, इन सब योजनाओं का जिक्र करते हुए ये बताया जाएगा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी की अपनी भूमिका है, चाहे वो श्रमिक हो, उद्यमी हो। तो एक वो रूपरेखा बताई जाएगी देश की जनता को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, गोष्ठियों के जरिए। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ये भी जानना चाहती है कि जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है केंद्र सरकार इन 11 सालों में। हालांकि वो अपनी उपलब्धियां बता रही है, अपनी रिपोर्ट कार्ड बता रही है, लेकिन नमो ऐप के जरिए एक सर्वे भी आया है। ये 15 प्रश्नों का सर्वे क्या कह रहा है शैलेंद्र? ये देखिए, कल इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि ये रिपोर्ट कार्ड वाली सरकार है। ये वो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो जनता के बीच अपनी रिपोर्ट को रखती है, तो बताती है कि उसने क्या कुछ काम किया है और फीडबैक लेती है। यही वजह है कि कोई भी योजना का जब ऐलान किया जाता है तब उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है और उससे उस योजना की सफलता 100%, 100% उसकी गारंटी मिल जाती है। और इसीलिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह का फीडबैक लिया जाता है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तकनीक का बहुत बेहतर इस्तेमाल करती है। कोरोना काल में हमने देखा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जेपी नड्डा ने तमाम संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की, फीडबैक नमो ऐप के जरिए लिया जा रहा। तो ये उसी दिशा में है कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है और इन योजनाओं का क्या फीडबैक है, उससे बेहतर गवर्नेंस में फायदा होता है। और तकनीक का इस्तेमाल के लिए बीजेपी जानी जाती है। गुड गवर्नेंस में सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 3.9 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं लीकेज के, जब हम डीबीटी के जरिए योजनाओं का सीधा फायदा गरीबों तक और लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी उसी का एक उदाहरण है कि सवालों के जरिए जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विपक्ष से भी सुगबुगाहट सुनाई देने लग गई। कई जो नेता हैं वो विपक्ष के कहने लग गए कि ये सरकार में जिस तरीके का काम हुआ है उससे वो खुश नहीं है। तो विपक्ष का किस तरीके का रवैया रहा है अभी तक शैलेंद्र? देखिए भावना, विपक्ष का काम सरकार की तारीफ करना नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसे मुद्दे हों जो देश से जुड़े हैं या फिर अगर उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखता है तो ये काम भी नहीं है कि उन आंकड़ों को झुठलाए या फिर जनता को बरगलाने का काम करे।
लगातार सत्ता पक्ष में बैठे शीर्ष नेता इस बात को कहते रहे हैं कि वो भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। बीजेपी लंबे समय तक विपक्ष में रहकर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं को समझनी होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता और खासतौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एक गैर जिम्मेदार विपक्ष रहा है, इस बात को बीजेपी कहती रही। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को रेखांकित किया। तो दरअसल सवाल उठते हैं कि आप आलोचना कीजिए, आप सरकार के दावों पर सवाल उठाइए, लेकिन जब जहां आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने हैं, तब आप उन्हें झुठलाने का काम कैसे कर सकते हैं या फिर उस पर भ्रम फैलाने का काम कैसे कर सकते हैं। तो विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार और जो बीजेपी है वो इस बात पर बहुत जोर दे रही है कि जनता समझ पाए कि उसके जीवन में कितना बेहतरीन बदलाव आया है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक पीढ़ी जो युवा हुई है, आप देखें 11 सालों में, तो उसे मालूम नहीं है कि 11 साल पहले क्या हालात थे, किस तरह से रसोई गैस के लिए भटकना पड़ता था, किस तरह से करोड़ों महिलाओं को धुएं से आज़ादी नहीं मिली थी, उन्हें लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता था, किस तरह से 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास अपना आवास नहीं था। इसलिए इस तरह के अभियान के जरिए बताया जाता है कि वो 2014 से पहले की स्थिति को भी जाने, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो अभूतपूर्व बदलाव आए हैं लोगों के जीवन में, और देश के विकास की रफ्तार जो सबसे तेज हुई है दुनिया में, उस बात को भी समझें कि इससे आगे जीवन में कितना शानदार फर्क पड़ने वाला है जब हम विकसित भारत बनेंगे 2047 में। बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से भी एक ही स्वर ये आ रहा था कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल सफल इसीलिए रह पाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इसके साथ था। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी दृष्टि का ये नतीजा है कि आज भारत को नया भारत कहा जा रहा है। 21वीं सदी का ये न्यू नॉर्मल है, जहां नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति ही बदल डाली है, और ये सब कुछ हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण। शैलेंद्र, भावना, कल इस बात को रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसने एक असरदार सरकार दी है, प्रभावी सरकार दी है। लेकिन एक बात और बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसीलिए जब वो किसी योजना का ऐलान करते हैं या कोई अभियान चलाने की बात करते हैं, तो पहली बार ये देखने मिला है कि सरकार के अभियान के साथ जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। स्वच्छ भारत अभियान इतना सफल कभी नहीं होता अगर जनता और समाज के अलग अलग वर्गों का लाभ नहीं मिलता। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जिसने जनता का भरोसा जीता है, और देशवासियों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के हित में कर रहे हैं वो सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। और यही वजह है कि चाहे कोई बड़ा अभियान चलाना हो या किसी सरकारी योजना की शुरुआत करनी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने देखा कि कितना असर डाला है, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से किस तरह से लाभ मिल रहा है। अगर आप स्वच्छ भारत में देखें तो 12 करोड़ से अधिक शौचालय बन गए हैं, लोग अपने घरों के आसपास और मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि राजनीतिक कार्य संस्कृति में बदलाव हुआ है। आज आप देखें कि पुरस्कारों की सिर्फ घोषणा नहीं होती, उसमें फीडबैक लिया जाता है। आज आप देखें महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया, लोकसभा और विधानसभा में उसका बिल पारित हो गया है। आज आप देखें कि दशकों से जो लंबित मुद्दे थे, अनुच्छेद 370 हटाने का जम्मू कश्मीर में या फिर 3 तलाक पर रोक का, उससे सुलझाया गया है। तो ये सरकार सिर्फ आर्थिक विकास नहीं कर रही, बल्कि हम विरासत पर कैसे गर्व करें, हम विरासत को साथ लेकर समेट कर आगे बढ़ें। बिल्कुल, और कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही शैलेंद्र, तो कहा कि 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम दुनिया के 11वें पायदान पर थे। आज 2025 में हम वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और तेजी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था अब तीसरे पायदान पर जल्द पहुंच सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ असरदार कदम नहीं उठाए गए, साहसिक कदम भी उठाए गए, चाहे वो अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर राम मंदिर बनाना हो, मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल क्रांति हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर हो। देखिए, अगर मोदी सरकार के फैसलों को देखें तो उसे मोटे तौर पर 3 स्तर पर आप देख सकते हैं। पहला, गरीब कल्याण में किस तरह से अंत्योदय की अवधारणा को मजबूत करना, गरीब को सशक्त करना, चाहे वो जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, या फिर आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो।
दूसरा जो साहसिक फैसले जो राजनीतिक स्तर पर जिसके लिए साहस की जरूरत थी, जिसके लिए तुष्टीकरण की जरूरत नहीं थी, चाहे वो 3 तलाक को पर रोक का फैसला हो, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो, वक्फ संशोधन कानून लाने का फैसला हो, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, देश हित के बारे में सोच की जरूरत थी, बीजेपी ये कहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है। और तीसरी बात कि कैसे आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बिल्कुल चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, तो उसका एक आगे का लक्ष्य भी रखा गया। बिल्कुल, उसका आगे का लक्ष्य भी रखा गया। कहा गया है कि 11 साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले 11 साल है, और अब जो 2047 का विजन जो है विकसित भारत का, उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर चुकी है केंद्र सरकार। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आतंकवाद से निपटने के लिए आज किस उद्देश्य के साथ एनएसजी का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। एनएसजी को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एनएसजी के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बेल्जियम यात्रा की बात कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी रहे मौजूद। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर भी चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन पीयूष गोयल ने चुनिंदा स्विस कंपनियों के सीईओ और संभावित निवेशकों के साथ सार्थक बातचीत की। उन्होंने खुशी जताई कि स्विस उद्योग भारत
FTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू होने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई स्विस फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की, जो भारत में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत की विकास क्षमता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और मेक इन इंडिया की सफलता के लिए उनकी सराहना सुनकर मुझे खुशी हुई। इसके अलावा उन्होंने सटीक इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में MSME कंपनियों के CEO से भी की मुलाकात। इस दौरान भारत के मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया और सहयोग के अवसरों की खोज की गई। साथ ही वैश्विक बाजारों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करने की भारत की क्षमता को भी रेखांकित किया गया। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्थापित ICAI ज्यूरिख चैप्टर के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों से भी की मुलाकात। इस दौरान बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र में भारत की फिनटेक विशेषज्ञता और सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से नवाचार, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने अपने दौरे के दूसरे दिन स्विट्जरलैंड की संसद का दौरा किया। इस दौरान स्विस फेडरल काउंसलर गॉय परमेलिन से मुलाकात की। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे कलात्मक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी हुई चर्चा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निशुल्क साझा किया गया है। इसी तरह का अभ्यास 2009, 2014, 2019 और 2024 में किया गया था और ऐसी मतदाता सूचियों की प्रतियां कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मौसम की कि कैसे उत्तर पश्चिमी भागों में इस समय आसमान से उलग रही है आग। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं मौसम के। उत्तर पश्चिमी भागों में कैसे इस समय लू का प्रकोप जारी है और चिलचिलाती गर्मी से हम आप सबको जूझना पड़ रहा है। दिल्ली NCR की बात करें और साथ ही समूचे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और फिलहाल इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की बात कर लेते हैं तो उनके अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति इसी तरीके से बनने की संभावना है। दिल्ली NCR में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बात अब पश्चिमी राजस्थान की कर लेते हैं। यहाँ भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ लागू किया गया है।
इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर मध्य भारत की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी दे डाली है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए सलाह दी गई है। गर्मियों के मौसम में अधिक तापमान और गर्म हवा का प्रकोप रहता है, ऐसे में लू लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव आप कैसे कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना एक गंभीर अवस्था है जो अत्यधिक तापमान के कारण होती है। ये समस्या जीवन को प्रभावित कर सकती है। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर पर बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभाव डालता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हीट स्ट्रोक तेज गर्मी की वजह से होने वाली समस्या है। पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक धूप में एक्सरसाइज करनी पड़े या कोई काम करना पड़े या धूप का एक्सपोजर किसी वजह से हो जाता है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और बॉडी कई बार हीट एग्जॉस्टेड बॉडी हो जाती है, यानी कि बॉडी को एक्सट्रीम वीकनेस आती है, सीवियर स्वेटिंग हो जाती है, सांस का तेज चलना शुरू हो जाता है और पल्स रेट बढ़ जाती है, कई बार चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं। इसको हम हीट एग्जॉस्शन बोलते हैं। ये स्टेज है, एक वार्निंग साइन होता है जिस टाइम हमें इसमें इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। उस वक्त पे उस व्यक्ति को छाया में ले जाना चाहिए और कोई भी स्प्रिंकलिंग वाटर या ठंडा पानी शरीर पे छिड़कना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वातावरण का तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की प्रणाली बिगड़ जाती है। गर्मी के कारण व्यक्ति को थकावट, बेहोशी जैसी समस्या महसूस हो सकती है और यदि इसको सही समय पर प्रबंधित न किया जाए तो जटिल समस्याएं भी आ सकती हैं। जब हम गर्मी में ज़्यादा रहते हैं या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो पसीना ज़्यादा आता है, आदमी का टंग ड्राई हो जाता है, उसको प्यास लगती है, वो पानी के लिए बोलता है या पानी मांगता है। और ये सिर्फ पानी की ही बात नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए, यानी कि जैसे कि हम नींबू का पानी बनाते हैं घर का, या छाछ है, आम पन्ना है, इस तरह की नारियल का पानी है, इस तरह का लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। लू लगने पर इसका तुरंत प्रबंधन करना आवश्यक है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है और जीवन को खतरे में डाल सकती है। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर रहना पड़े तो सावधानी बरतें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। लू लगने से बचाव के लिए हमेशा ध्यान रखें कि अधिक गर्मी में बाहर जाने से पहले पानी पीते रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो गर्मी का थर्मामीटर इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय विकास सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मौसम अभी किस तरीके का बना हुआ है? क्या यहाँ पर भी लू का प्रकोप जारी है और करीब 8:30 बजे का समय हो चुका है? तापमान यहाँ कैसा और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। और बात करते हैं अगर कल की, तो कल उत्तर प्रदेश में झांसी और आगरा में तो तापमान 45 डिग्री के पार हो गया है और आज के लिए लगभग 27 जनपदों में लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों तक अभी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और 3 दिनों बाद
पूर्वांचल के कुछ जनपदों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए इलाके हो, बुंदेलखंड के इलाके हो या आगरा समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी के साथ साथ लू चलेगी, ये मौसम विभाग ने बताया। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि वो किस तरीके से सावधानी पूर्वक रहे, क्योंकि जब अभी आप देख रहे हैं सुबह तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और इस समय भी काफी ज्यादा गर्मी है, पसीना अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है ये कि जब दिन का तापमान बेहद ही गर्म होता है, उसके बाद जब आपकी रातें गर्म होने लगती हैं, तब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि रात तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिन और रात में जब आदमी को राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। चाहे गांव की बात हो, चाहे शहरों की बात हो, तमाम जगह जब लू चलती है तो लू के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो दैनिक दिनचर्या के लिए, उनको अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना ही पड़ता है। ऐसे में उन लोगों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। शीतल पेय पीते रहे, पानी पीते रहे, तमाम सारे पेय पदार्थ उनके लिए बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अभी फिलहाल 2-3 दिन तक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हीट वेव से बचने के लिए अस्पतालों में किस तरीके की तैयारी की गई है विकास? जी बिल्कुल, हीट वेव से बचने के लिए अस्पतालों में जो फर्स्ट एड की किट रहती है वो तमाम सारी जो स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। ORS समेत तमाम सारी जो दवाइयां होती हैं उन सब दवाइयों की सप्लाई पहले से ही यहाँ पर कर दी गई थी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जो PHC CHC होती हैं। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई दिक्कत का एहसास होता है तो वो तत्काल रूप से वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर पहुंचकर चिकित्सक की मदद ले सकता है। और खास तौर से गर्मी में अगर उसको बेहोशी आती है या कहीं ना कहीं लू लग जाने के कारण डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है, ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत होती है आपको सावधानी बरतना, डॉक्टर की सलाह लेना, ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। और इसके लिए सीएम योगी के द्वारा पर्याप्त दिशा निर्देश सभी जनपदों में जारी किए गए हैं कि वहां का जो स्वास्थ्य प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे रहे, क्योंकि लोगों को गर्मी से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको पर्याप्त फर्स्ट एड इलाज दिया जा सके। अगर कोई गंभीर स्थिति आती है तो उसके लिए यहाँ पर तमाम सारे इंतजाम पहले से ही मौजूद है। मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है विकास की, कब तक बादल बरस सकते हैं और मौसम करवट ले सकता है? फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का ही अनुमान जताया है और फिलहाल अगले 3 दिनों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है, वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, भीषण गर्मी पड़ेगी और तमाम जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार है। जैसा मैंने बताया कि झांसी और आगरा का पारा तो 45 डिग्री के पार तकरीबन 46 डिग्री तक पहुंच गया था कल। तो ऐसे में इस गर्मी का प्रकोप इतना हो रहा है कि लोगों को ही सावधानी बरतने की जरूरत है, किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं। तमाम सारे NGO हो, तमाम सारे स्वयं सहायता समूह हो, ये सब लोग भी जगह जगह पर कूल सेंटर बनाकर लखनऊ जैसे शहरों में, महानगरों में तो रखते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है गांव में जो है कि लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, छांव में रहने की जरूरत है, क्योंकि तमाम सारे लोग अपने कामों के लिए, दैनिक कामों के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे में जहां तक हो सके, संभव हो सके, 11 बजे से 4 बजे तक प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि लोग धूप में उस समय न निकले और उसके बाद जो काम हो इसके पहले 11 बजे के पहले या शाम 4 बजे के बाद करें। ये उनके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका। तो यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी और 5वां बड़ा मंगल है। आज का दिन बजरंग बली के भक्तों के लिए विशेष है। देश भर में सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आज के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष पर 68 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची ये मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि हनुमान जी ने लंका विजय के बाद थकान के कारण संगम तट पर विश्राम किया और तभी से ये मंदिर स्थापित हुआ है। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें आज समाचार पत्रों में जगह मिली है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के जो 11 साल हैं उसको लेकर के आज के सभी बड़े अखबारों में आज प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। प्रमुख अखबारों में हेडलाइन के साथ ही खबर है और लिखा है कि मोदी सरकार रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक पत्रकार वार्ता की और उस दौरान तमाम उपलब्धियों को गिनाया जिसे आज अखबारों में जगह मिली है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार से सरकार थी, देश तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा हुआ था, लेकिन अगर हम बीते 11 वर्षों की बात करें तो अब देश जो है वो लगातार उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर है डिजिटल क्रांति से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज एक आर्टिकल हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित है जिसमें बताया गया है कि डिजिटल क्रांति की कथा किस तरह से अब गांव खुद बयां कर रहे हैं, खुद सुना रहे हैं। बीते 11 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों ने डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है जो न सिर्फ शहरों बल्कि गांव, जंगलों और सीमाओं को भी जोड़ रही है। आपको बताएं कि 2014 में जहां 61 MB हुआ करती थी डाटा की खपत, आज 2025 में 21.5 GB हो चुकी है। तो तमाम आंकड़ों के साथ आज इस लेख को प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जनसत्ता अखबार के पहले पेज पर आज ये खबर हमें देखने को मिली है जो बता रही है कि विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत ने कहा 1950 का कानून लागू करेंगे। आपको बताएं कि विदेशियों को निकाल सकेंगे जिला आयुक्त। इस हेडलाइन के साथ ये खबर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हाल के महीनों में 300 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है और उन्होंने साथ ही साथ ये दावा भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि सरकार के पास कार्रवाई का अधिकार है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार अवैध विदेशियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए 1950 के कानून को लागू करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर मौसम से जुड़ी हुई है जो कि आज तमाम प्रमुख अखबारों में प्रकाशित है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और 15 सालों का ये रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव चलने का अलर्ट भी जारी किया है। तो ये खबर भी आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। एक और खबर का रुख करते हैं। ये है हेरिटेज लाइब्रेरी से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, नवभारत टाइम्स अखबार ने आज ये खबर प्रकाशित की है। आपको बताएं कि दादी की कहानी, कलेक्टर की खोज, इस महल के नीचे निकला किताबों का खजाना, इसके साथ ये खबर प्रकाशित है। टीकमगढ़ के पुराने महल तालकोठी में छिपी एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी से मिला अनमोल खजाना, दुर्लभ किताबें, ऐतिहासिक ग्रंथ और भूले बिसरे किस्से जो अब बनेंगे ज्ञान, संस्कृति और विरासत को जोड़ने की नई कड़ी। आपको बताएं कि टीकमगढ़ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये कदम उठाया है जब उनके दादा दादी उन्हें महल के नीचे छिपी एक लाइब्रेरी की कहानियां सुनाया करते थे और जब वो कलेक्टर बने तो उसके बाद उन्होंने ये प्रयास किया है कि अब ये लाइब्रेरी जो है वो हेरिटेज लाइब्रेरी के रूप में सभी के सामने हो। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जागरण विशेष ने ये
खबर प्रकाशित की है। नवाचार ने रोका पहाड़ से पलायन, बह रही समृद्धि की गंगा। किस तरह से पौड़ी के सिरासू गांव ने प्राकृतिक सुंदरता को विकास का आधार बनाया और प्री वेडिंग शूट के लिए देश भर से युवक युवतियां अब यहां पर पहुंचने लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पहाड़ से पलायन एक तरह से रुका है। तो आज के अलग अलग क्षेत्र की खबरों की अगर बात करें तो इन खबरों को अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और हेडलाइन बनाया है। संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए नया सवेरा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी सेना अस्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड की ओर सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसैम ने कहा है कि उन्हें यह जानकारी दी गई है कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस ने नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसैम ने कहा है कि ट्रंप ने स्थिति को भड़काया और गैर कानूनी ढंग से नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में तैनात किया। हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। यह कदम शुक्रवार से शुरू हुए ट्रंप की आप्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चौथे दिन उठाया गया, जो अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की छापों के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसैम की गिरफ्तारी की सलाह दी। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वे टॉम होमन होते तो न्यूसैम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसैम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी। लॉस एंजलिस में ICE के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें साथ गजा के लिए राहत सामग्री लेकर निकली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य 11 लोग गजा की बजाय इजराइल पहुंच गए हैं। ग्रेटा थनबर्ग को लेकर पिछले रविवार को मिशन पर निकला जहाज सोमवार शाम को अशदोद बंदरगाह पर पहुंचा। इससे पहले ग्रेटा थनबर्ग ने दावा किया था कि जहाज पर हमला कर उसमें सवार लोगों को बंदी बना लिया गया है। वहीं इजरायली सेना ने मैडलिन नाम के इस जहाज को जब्त करने और इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की पुष्टि की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि गजा ले जा रहे सहायता नौका को रोकना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों के संबंध में इजराइल के साथ संपर्क में है, जो गजा पट्टी की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक चैरिटी जहाज पर सवार थे। अमेरिका और चीन के बीच लंदन में चल रही व्यापार वार्ता का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बैठक लंदन समय अनुसार रात 8 बजे खत्म हुई। वहीं आज मंगलवार सुबह 10 बजे लंदन समय पर दोबारा बैठक होगी। बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत ठीक चल रही है, लेकिन चीन आसान नहीं है। वहीं बैठक को अमेरिकी अधिकारियों ने सार्थक और अच्छा बताया। इस बातचीत पर दुनिया भर की नजर है और बातचीत का दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर पड़ने की भी उम्मीद है।
आगे बढ़ते दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA ने पहली बार महिला क्रिकेटरों के लिए DDCA महिला T20 टूर्नामेंट की शुरुआत की है। इस टूर्नामेंट में DDCA से पंजीकृत 41 क्लबों की टीमें भाग ले रही हैं, जो महिला क्रिकेट को नई दिशा और पहचान देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगी। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज सीखते हैं वृक्षासन। कैसे किया जाता है ये आसन और इसके क्या है स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं जीवन में स्थिरता आए, चाहे फिर वो तन के धरातल पर हो या मन के धरातल पर। आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और ये सारी स्थिरता तब आती है जब हम शरीर और मन दोनों के धरातल पर बैलेंस्ड रहना सीखें। ये बैलेंस हमें योग की कुछ क्रियाएं बहुत आसानी से देती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया है, एक आसन है जिसका नाम है वृक्ष आसन। कुछ टेक्स्ट में इसको वृक्ष आसन लिखा गया, कुछ स्कूल्स ऑफ योग में इसको ध्रुव आसन भी कहा जाता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों की भीड़ में अलग दिखाता है। वृक्ष क्यों? क्योंकि वृक्ष जैसी स्थिति बनती है और यथा नाम तथा गुणा, वृक्ष की तरह ही ये हमें स्टेबल बनाता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ये हमारे मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस देता है और उसी के साथ साथ ये हमारे मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने का काम तो करता ही है, बुजुर्गों में मेमोरी को बेटर करता है और जो स्कूल गोयर्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। वृक्षासन का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। कैसे करना है वृक्षासन, आइए जानते हैं। वृक्षासन के लिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखों को आई लेवल पर टिका देते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें। फिर अपने बाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन डालिए, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनर थाई में टच कर देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में मिला लेना। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में बैलेंस को मेंटेन रखना, यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को वापस ले आए, फिर पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहराते हैं। बस बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आरंभिक स्थिति में इसे कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर सही मायने में बिना सपोर्ट के ही ये किया जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को वापस लाए, पैरों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को मिलाकर पैरों को खोलकर शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। वृक्षासन का अभ्यास 3 से 5 बार तक दोहराया जा सकता है दोनों पैरों से। कौन इसको नहीं कर सकता? जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, इंजरी ना हो जाए इस वजह से वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो इस योग सूत्र को अपनाकर उपयोगी बने, सहयोगी बने और निरोगी बने। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की, जानते हैं मिजाज मौसम और ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कहाँ है आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ, और ये झलकियां आ रही हैं गुजरात से। गुजरात के डांग जिले से ये बेहतरीन तस्वीरें आप देखिए। सुबह सुबह का समय है, हरियाली को देखिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इसी के साथ नया सवेरा में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है।